नमस्कार। मैं कृषि भूषण संजीव गणपतराव माने, हेड पोस्ट आष्टा, तालुका वाळवा, डिस्ट्रिक्ट सांगली, महाराष्ट्र से हूँ। गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के नए नए टेक्निक्स अपनाकर गन्ने का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा कैसे लिया जाए, इसके बारे में हम बार बार एपिसोड करते हैं, चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स अपटेक भी होता है, ऊपर जाकर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। मैंने कल एक वीडियो भी अपलोड किया था जो आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। इसमें स्प्रे का एक रोल, महत्वपूर्ण रोल ये था कि पत्ते जो होते हैं, पन्ने जो होते हैं, लीव्स जो होते हैं शुगर केन के, उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी गई तो फोटोसिंथेसिस और ज्यादा होगा, जिससे उसका खाद ज्यादा बनेगा। ज्यादा खाद बनने से उत्पादन भी और बढ़ेगा। इसके बारे में कल हमने चर्चा किया। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है, मैंने ये बताया था कि जो हम खाद जमीन में देते हैं या पहले से जमीन में पड़ा रहता है खाद, बैक्टीरिया उसके ऊपर काम करते हैं, जैसे अजोटोबैक्टर हो, पीएसबी हो, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया हो या पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया हो, ये सब खाद बनाकर रूट जोन में रख देते हैं। ये तैयार हुआ खाद गन्ने को उठाना है तो बीच में दो बातें और अच्छी तरीके से होनी चाहिए। एक है, जमीन में वापसा स्थिति अच्छी होनी चाहिए। वापसा स्थिति यानी मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर छोड़कर जो हिस्सा रहता है उसमें पानी और हवा का परसेंटेज आधा आधा होना चाहिए। 50% पानी होना चाहिए और 50% हवा होनी चाहिए। उसको वापसा स्थिति बोलते हैं। ये स्थिति जब होती है तब ये न्यूट्रिएंट्स वो उठा सकता है। लेकिन उसमें और एक बात होती है, सॉइल का पीएच कितना होता है, इसके ऊपर ये सब डिपेंड होता है। पीएच बहुत ही मायने रखता है। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि 6.5 के आसपास पीएच होगा तो बहुत ही बढ़िया होता है। यानी एक्चुअली क्या होता है, 6.2 से लेकर 7.3 तक पीएच अगर हो जमीन का, तो जमीन में जो भी हम न्यूट्रिएंट दिए हैं, जो भी तैयार कर कर बैक्टीरिया ने रखा है, जो अवेलेबल फॉर्म में है, ये पीएच उसको उठाने में आसानी होती है, उसको अपटेक करने में आसानी होती है, उसको खाने में आसानी होती है। हमारे यहाँ पीएच बढ़ते जा रहा है। जहां बारिश बहुत होती है, जो कोकन बोलते हैं हमारे यहाँ, जहां बारिश बहुत ज्यादा होती रहती है, वहां पीएच कम होते जाता है, सॉइल एसिडिक हो रही है, ऐसे बोलते हैं। हमारे यहाँ जैसे सॉइल पीएच बढ़ते जा रहा है, उसको बोलते हैं सॉइल, जमीन अल्कलाइन हो रही है, क्षार जमीन में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी इससे क्या क्या होता है मैं संक्षिप्त में बात करना चाहता हूं। एक ऐसे चार्ट दिखाया गया है, बाद में अजिंक्य जी आपको ये चार्ट भेज देंगे। आपने भी बहुत जगह ये चार्ट देखा होगा कि कौन से पीएच होते हुए कितना पीएच होते हैं, तब जमीन में तैयार हुआ खाद में से जो 13 न्यूट्रिएंट्स है, उसमें से कौन कौन से खाद गन्ना उठा सकता है, खा सकता है। कौन सा भी पौधा हो तो कौन से पीएच लेवल में वो खा सकता है, ऐसे इसके बारे में चर्चा है। दो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो पोटेशियम और सल्फर, ये दो न्यूट्रिएंट ऐसे हैं, जमीन में जब तैयार होते हैं तो जमीन का पीएच कितना भी हाई हो, ये न्यूट्रिएंट्स गन्ना उठा सकता है, खा सकता है, अपटेक कर सकता है। दो ही न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो पोटेशियम और सल्फर। अल्कलाइन सॉइल में जितना भी पीएच बढ़ता जाए, चाहे वो 7.5 हो, 7.5 से 8 हो या 8.5 हो, ये दोनों, इसमें भी ये दोनों न्यूट्रिएंट्स गन्ना खा सकता है, उठा सकता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैंगनीज, आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, कॉपर, जिंक या मोलिब्डेनम, ये सब खाद जो है कौन से पीएच में गन्ना ये खा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको चर्चा करनी है।
तभी समझ में आएगा कि हम खाद जमीन में डाल रहे हैं, लेकिन गन्ना खाद उठाता है या नहीं ये देखना होगा, गन्ने की बढ़ोतरी होती है या नहीं ये देखनी होगी, दिया हुआ खाद वो खा रहा है कि नहीं ये देखना होगा। नाइट्रोजन जो है जो हम जमीन में देते हैं वो 6.2 से लेकर 7.3 यानी करीब इसमें ही नाइट्रोजन सबसे ज्यादा गन्ना उठा सकता है, खा सकता है। यानी अगर नाइट्रोजन उसको उठाना है तो जमीन में 6.5 के आसपास से 7 पॉइंट तक अगर पीएच हो तो दिया हुआ नाइट्रोजन गन्ना अच्छी तरीके से उठा सकता है, उसका यूज कर सकता है। फास्फोरस भी वैसा ही है। फास्फोरस 6.2 से लेकर 7.3 तक अगर हमने पीएच रखा जमीन का तो मैक्सिमम अपटेक फास्फोरस का गन्ना कर सकता है। कैल्शियम 6.5 के बाद 7 तक अगर पीएच हो तो कैल्शियम का ज्यादा अपटेक हो सकता है। मैग्नीशियम का अपटेक सबसे ज्यादा होता है, 7 पीएच होता है। 7 से लेकर 7.5 तक जब पीएच होता है तो मैग्नीशियम का अपटेक ज्यादा होता है। बोरॉन, मैंगनीज, आयरन इसका जो अपटेक होता है वो 6.26 जो पीएच होता है तभी उसका अपटेक होता है। उनका सबसे ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट का सबसे ज्यादा अपटेक जो होता है, आयरन हो, मैंगनीज हो, बोरॉन हो, कॉपर और जिंक हो, सबसे ज्यादा अपटेक होता है वो 5.5 पीएच जब होता है तब अपटेक होता है। हमारे यहाँ पीएच तो 7.5 के ऊपर ही रहता है। बहुत से सारे जमीन में 8 का पीएच है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का अपटेक आसानी से नहीं होता। वहां वो अपटेक करने के लिए अलग सा माहौल बनना पड़ता है रूट जोन में, तभी वो अपटेक हो सकता है। यानी अपने को ये देखना होगा कि अपने सॉइल का पीएच जो होता है वो 6.5 से लेकर 7 या 7.5 तक कैसे मेंटेन होगा ये देखने की बहुत जरूरत होती है। जो हम नाइट्रोजन दे रहे हैं, पीएच अगर 7.5 हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता जितना भी दिया है उसमें से बहुत कम वो अपटेक करता है। 8 तक अगर नाइट्रोजन गया हो तो वो कम ही उठा पाता है। नाइट्रोजन जमीन में पड़ा रहता है लेकिन गन्ना उसको नहीं उठा पाता। या 8.5 के आसपास अगर पीएच चला गया तो नाइट्रोजन वो बिल्कुल ही नहीं ले सकता है, लिया तो भी बहुत कम मात्रा में लेता है। लो अपटेक बोलते हैं उसको, लो अपटेक करता है। फास्फोरस का भी ऐसे ही हाल है। 6.5 से लेकर 7 तक बहुत ही अच्छी तरीके से फास्फोरस गन्ना उठा सकता है। 7.5 के ऊपर अगर हम चले जाए तो उसका अपटेक आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाता है, मीडियम लेवल पे आता है। और जब 8 के ऊपर पीएच चला जाता है तो बहुत लो या नहीं के बराबर अपटेक होता है। यानी सॉइल का पीएच जब 8 के ऊपर चला जाता है तो फास्फोरस उठाना बहुत मुश्किल की बात गन्ने के लिए होती है। सिर्फ 2 ही ऐसे, पोटेशियम और सल्फर, ये कौन से भी कितना भी अगर पीएच बढ़ गया तो ये ले सकता है, नीचे नहीं। नीचे चला गया तो वो भी नहीं उठा सकता, लेकिन 8 से ऊपर भी अगर चला गया तो पोटेशियम और सल्फर ये गन्ना कभी भी उठा सकता है। कैल्शियम के बारे में अगर बोला जाए तो 7 पीएच में कैल्शियम बहुत ही अच्छा उठा सकता है। 7.5 पीएच पे मीडियम उठा सकता है और 8 पीएच हो गया तो बहुत लो या बहुत कम वो उठा सकता है या नहीं के बराबर होता है। मैग्नीशियम का भी ऐसा ही है, 7 पीएच में बहुत ही अच्छा वो उठा सकता है। 8 पीएच तक मैग्नीशियम बहुत ही अच्छा उठा सकता है। 8.5 पीएच तक मैग्नीशियम उठा सकता है। 8.5 पीएच के बाद अगर सॉइल की पीएच बढ़ गए तो फिर वो मीडियम पे आता है और 9, 9.5 के बाद ये लो पे जाता है। यानी मैग्नीशियम वैसे अपने जमीन में ये गन्ना उठा सकता है। आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर और जिंक ये सभी बातें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम जिसको बोलते हैं, ये 5.5 से लेकर 6 पीएच में बहुत ही अच्छा ये उठा सकते हैं। 6.5 अगर पीएच हो तो आयरन का मीडियम अपटेक होता है, मैंगनीज का हाई अपटेक होता है, बोरॉन का भी हाई अपटेक होता है, कॉपर और जिंक का भी
हाई अपटेक हो सकता है, 6.5 में हो सकता है। अगर सॉइल में 7 पीएच हो तो आयरन का अपटेक जो होता है वो मीडियम होता है, बहुत कम होते जाता है। मैंगनीज वैसे ठीक रहता है, हाई और मीडियम के बीच में रहता है। बोरॉन भी हाई और मीडियम के बीच में रहता है। कॉपर और जिंक भी हाई और मीडियम के बीच में रहता है। यानी 7 पीएच अगर सॉइल का हो तो आयरन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर और जिंक गन्ना खा सकता है, उठा सकता है। 7.5 पीएच में आयरन गन्ना बहुत ही लो खा सकता है, बहुत कम खा सकता है, वो नहीं उठा सकता। मीडियम से लो के बीच में वो खा सकता है। मैंगनीज मीडियम खा सकता है, बोरॉन मीडियम और लो के बीच में खा सकता है, उठा सकता है। कॉपर और जिंक भी मीडियम और लो इसके बीच में लेता है। यानी 7.5 पीएच ये ठीक हो बता सकते हैं। 7.5 पीएच के बाद अगर पीएच अपना ऊपर चला गया, अल्कलाइन सॉइल होने लगी, तो आयरन बिल्कुल नहीं उठा सकता। मैंगनीज भी लो की तरफ जाता है, बोरॉन भी लो की तरफ जाता है, कॉपर और जिंक भी लो की तरफ जाता है, ये नहीं उठा सकता। यानी मैक्सिमम 7.5 या ज्यादा से ज्यादा 8 तक पीएच अपने को चल सकता है। लेकिन 8 पीएच हो तो बहुत न्यूट्रिएंट्स और लो या मीडियम में उठा सकता है। उसको जितना चाहिए वो नहीं उठा सकता। जितना चाहिए उतना अगर वो उठा सकता है तो 7.5 से लेकर 6.5 से लेकर 7 पीएच अगर हो जाए तो गन्ना सब न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से खा सकता है, उठा सकता है, अपटेक कर सकता है। उसका यील्ड बहुत ही अच्छा आ सकता है। यानी पीएच बहुत मायने रखता है। सॉइल एक आखिर वाला जो रहता है उसको बोलते हैं मोलिब्डेनियम, बोलते हैं मोलिब्डेनियम। इसका 6, 6.5, 7 पीएच में बहुत लो अपटेक होता है, यानी मीडियम और लो के बीच में रहता है। जैसे पीएच बढ़ता जाए, 8.5 के ऊपर चला जाए तो मोलिब्डेनम का बहुत ही ज्यादा अपटेक होता है। लेकिन मोलिब्डेनम का रोल बहुत कम रहता है, थोड़ी ही मात्रा में उसको लगता है। अगर स्प्रे में एक बार हमने मोलिब्डेनम का ऐड कर दिया तो बस उसकी जरूरत पूरी हो जाती है। मोलिब्डेनम के बारे में ज्यादा इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट के बारे में ध्यान देना है। 6.5 से लेकर 7.5 पीएच इज आइडियल पीएच। इसमें ही गन्ना सब न्यूट्रिएंट्स उसको जितना चाहिए उतना उठा सकता है, तभी गन्ने का हाई टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। सिर्फ गन्ने खाद जमीन में देने से उत्पादन नहीं बढ़ता, या उसके साथ में बैक्टीरिया भी और ज्यादा देने से उत्पादन नहीं बढ़ता। बैक्टीरिया अगर दिया हुआ खाद तैयार कर रखेंगे भी तो एक स्थिति ऐसी होनी चाहिए, वराब स्थिति, वापसा स्थिति होनी चाहिए। पानी की मात्रा 50% और हवा की मात्रा करीबन 50%, ऐसे जब दोनों का आधा आधा हिस्सा होता है तभी वराब स्थिति या वापसा स्थिति तैयार होती है। तभी पीएच अगर अच्छा हो तो गन्ना ये सब खाद उठा सकता है। यानी 2 हर्डल से, एक पीएच ठीक होना चाहिए और जमीन में वापसा स्थिति होनी चाहिए। वापसा स्थिति कब होती है? पानी की मात्रा हम थोड़ी थोड़ी और बार बार देंगे तभी वापसा स्थिति हमेशा मेंटेन रहती है। या ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम हमने जोड़ दिया तो हर रोज इतना ही पानी देंगे कि जमीन में रूट जोन में हमेशा वापसा स्थिति रहे, यानी हमेशा वो गन्ना खाद उठा सके और जितना ज्यादा खाएगा उतना उत्पादन बढ़ सकता है। ड्रिप इरिगेशन जोड़ना बहुत ही जरूरी हो सकता है। मैंने ये जो अभी बातें की कि पीएच अच्छा होना चाहिए, बहुत जगह ऐसे है कि 8 के आसपास ही पीएच है या 8 से थोड़ा ज्यादा ही पीएच है। ये पीएच अगर बढ़ गया, उसको सामू बोलते हैं, ये बढ़ गया तो हम कितना भी खाद देंगे तो वो गन्ना नहीं खा पाता। तो पीएच कम होना चाहिए। पीएच कम होगा, पीएच बढ़ता है यानी जमीन में अपने क्षार बढ़ते हैं, अल्कलाइन जमीन हो रही है ऐसे बोलते हैं। इसमें कुछ ना कुछ एसिडिक अगर उसमें पदार्थ चले गए, एसिडिक मैटर उसमें चला गया तो पीएच आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकता है। एसिडिक यानी बाहर से एसिड डालना है ऐसे नहीं है। एसिडिक यानी जैसे ह्यूमिक एसिड होता है, फुल्विक एसिड होता है, फोलिक एसिड होता है, अलग अलग टाइप के जो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स हम बोलते हैं,
ये जमीन में अगर बढ़ने लगे तो जमीन का पीएच जो अल्कलाइन हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाता है। जमीन में ये अलग अलग टाइप के एसिड्स होने चाहिए, जमीन में ज्यादातर इनकी मात्रा बढ़नी चाहिए। हम बाहर से जब ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो व्हाइट रूट्स बढ़ते हैं और गन्ना भी जोर से बढ़ने लगता है, हमने देखा है। ह्यूमिक एसिड जब डालते हैं, ये एसिड जब रूट जोन में चला जाता है तो पीएच की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि एसिड अल्कलाइन को कम कर देता है। थोड़ा सा कम किया तो रूट जोन में पीएच लेवल बराबर अच्छा ठीक तरीके से होता है, तो गन्ना उधर का खाद उठा सकता है। लेकिन हम बार बार एसिड तो ह्यूमिक एसिड नहीं दे सकते, उसकी कॉस्ट और ये सब देखा जाए तो इतनी मात्रा में हम नहीं दे सकेंगे। इसके लिए एक बातें बहुत जरूरी है। जो सबसे पहले मैं सॉइल फर्टिलिटी के बारे में बोला था, उसमें मैंने ये मेंशन भी किया था। जब हम जमीन में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, जैसे कि गोबर का खाद हो, फैक्ट्री वाला प्रेसमड का कंपोस्ट हो, या वर्मी कंपोस्ट हो, या अलग अलग टाइप के केक्स हो, जैसे कि नीम केक हो, कैस्टर केक हो, जैसे जैसे अलग अलग के केक हो, या जैसे हम बोलते हैं कि ग्रीन मैन्योरिंग करना हो। ये सब जब हम ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा जमीन में डालते हैं, जैसे गोबर का खाद डाला, फैक्ट्री का कंपोस्ट डाला, एक जमीन में जाने के बाद उसका फर्दर कंपोस्टिंग होना शुरुआत हो जाता है। और जब कंपोस्टिंग होना शुरुआत होती है तो उसमें से सबसे पहले बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़े से टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन इसमें से अलग अलग के एसिड्स की निर्मित होती है। जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में ह्यूमिक एसिड वहां तैयार होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में फुल्विक एसिड होता है, फोलिक एसिड होता है, अलग अलग के हार्मोन्स की निर्मित वहां होती है। जैसे हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं, इनकी निर्मित वहां होती है। लेकिन अपने को चाहिए वो एसिड की निर्मित, जैसे कि ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड, अलग अलग के एसिड, इसकी मात्रा उसमें से सीक्रेट होती है, बहुत ज्यादा बनती है। बहुत ज्यादा बनने से जमीन का पीएच थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। अगर 8 पीएच भी हो और हम ज्यादा मात्रा में गोबर का खाद देंगे, हम ज्यादा मात्रा में अगर फैक्ट्री वाला कंपोस्ट देंगे, ज्यादा मात्रा में हम ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे, या केक हम देंगे, नीम का केक देंगे, या कौन सा भी ऐसा कुछ देंगे जो अंदर जाकर फिर कंपोस्ट हो, और ये कंपोस्ट बनता है, तो एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा सीक्रेट होती है, सीक्रेशन होता है उसका। और जितनी ज्यादा एसिड की मात्रा वहां बने, उतना आहिस्ता आहिस्ता पीएच लेवल थोड़ा सा कम होते जाता है। जैसे पीएच कम होगा, वैसे जमीन में तैयार हुए न्यूट्रिएंट जो होते हैं, ये गन्ना उठा सकता है। यानी जमीन का पीएच अच्छा रखना है तो भी अपने को बार बार या सही मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर देना बहुत जरूरी है। सेंद्रिय खाद देना बहुत बहुत जरूरी होता है। जैसे हम सेंद्रिय खाद देंगे, वैसे जमीन का अपना पीएच कम होते जाएगा, उसमें अलग अलग के न्यूट्रिएंट्स बनते जाएंगे। बहुत से फायदे होते हैं, सैकड़ों फायदे होते हैं, हजारों फायदे उसके होते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं पीएच कम करना है तो सॉइल में, जमीन में अपने को ऑर्गेनिक मैटर सही मात्रा में बार बार देना जरूरी है। हम ऐसे करते हैं कि पहले एक बार ग्रीन मैन्यूरिंग करते हैं, बाद में उसका फैक्ट्री वाला कंपोस्ट डालते हैं, चास यानी फरो निकालते हैं तो फरो में थोड़ा सा हम गोबर का खाद डालते हैं, प्लांटेशन किया जाता है गन्ने का। और जब अर्थिंग अप हम करते हैं, इस अर्थिंग अप के टाइम पे फिर एक बार थोड़ा सा कंपोस्ट खाद या गोबर का खाद डालते हैं, और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको बोलते हैं, जैसे केक्स बोलते हैं हम, नीम का केक हो, कैस्टर का केक हो, इसकी मात्रा एक 200-300 किलो ये भी इसमें डालते हैं। और मार्केट में मिलने वाले थोड़े बहुत जो अभी सिटी वेस्ट कंपोस्ट मिल रहा है, या जो भी अलग अलग से कंपोस्ट होते हैं, उसकी मात्रा थोड़ी बहुत डालते हैं। यानी जमीन का पीएच मेंटेन हो, इसके लिए 2 बार या 3 बार तक हम इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं और जमीन का पीएच कंट्रोल करते हैं। जब तक जमीन का पीएच कंट्रोल नहीं होता, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ता। मित्र हो, जमीन का पीएच कंट्रोल करने के लिए एक ही साधन अच्छी तरीके से है, वो है जमीन में अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक मैन्योर यानी सेंद्रिय खाद देना बहुत जरूरी है।
सबसे अच्छा सेंद्रीय खाद है सड़ा हुआ गोबर का खाद, फिर फैक्ट्री वाला कंपोस्ट या अलग अलग के केक्स या ग्रीन मैन्यूरिंग करना, ये बहुत ही अच्छा जरूरी होता है। कल अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर का महत्व कितना है। अभी हमने देखा कि जमीन में न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, बैक्टीरिया डाल रहे हैं, तो बैक्टीरिया उसको तैयार करके रखते हैं। हम ड्रिप जोड़ेंगे या पानी थोड़ा थोड़ा सा और बार बार देंगे तो जमीन में वापसा स्थिति रहेगी। और पीएच, अभी आज हमने देखा कि पीएच कंट्रोल किया तो इसने ये सब उठाना चाहिए, ये उठाता है। लेकिन इसमें और एक अभी आता है, टेम्परेचर कितना है, ये टेम्परेचर हवामान ये कितना है, इसके ऊपर ये डिपेंड होता है कि वो कितना उठा पाता है। दो ही बातें होते हैं, एक टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए तो जमीन में तैयार हुआ खाद वावराव स्थिति भी हो, वापसा स्थिति हो और पीएच भी अच्छा हो तो भी ये नहीं उठा पाता, अगर 16 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए तो। और ऊपर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर चला जाए तो भी ये नहीं उठा पाता। इसके बीच में जब टेम्परेचर रहता है 16 से लेकर 35 के बीच में, तभी ये जमीन में तैयार हुआ खाद वापसा स्थिति होने के टाइम पे और पीएच अच्छा हो तो ये सब वो अपटेक कर सकता है। इसके बारे में थोड़ा हम कल चर्चा करेंगे कि टेम्परेचर कितना इफेक्ट करता है और इसके लिए क्या क्या करना जरूरी है, ये भी एक देखेंगे। और कल और परसों से हम शुरुआत करेंगे कि हायर टारगेट के लिए अपने को क्या क्या करना होगा। जैसे कि मैंने बोला शुरुआत में, मैंने 100 टन अचीव किया, उसके बाद 125 टन अचीव किया, उसके बाद 150 टन अचीव किया। अभी जो हमने हायर टारगेट रखा है, अलग अलग जो हमारे मार्गदर्शक है, साइंटिस्ट है, उनके मार्गदर्शन पे कि प्रति एकड़ 200 टन उत्पादन मिल सकता है क्या, ऐसे टारगेट रखकर हम काम कर रहे हैं। 2017-18 में हमने काम किया तो उसमें 168 टन का हमको यील्ड मिला है, 168 टन पर एकड़ का। अभी भी काम उस पर चल रहा है। इस बार इस साल भी एक नया प्रोजेक्ट वैसे ही चल रहा है 200 टन का। अगले साल अभी जो प्लांटेशन कर रहे हैं उसमें भी 4-5 जगह हमने प्लांटेशन किया है। देखेंगे अगले 2-3 साल में एक बार कोई ना कोई हमारा फार्मर मित्र या मेरे यहाँ भी 200 टन हम अचीव करके ही रहेंगे, ऐसे हमारा टारगेट चल रहा है। अभी कल हम देखेंगे टेम्परेचर कितना क्या क्या होता है, टारगेट 200 टन या 150 टन के लिए क्या क्या हमने तैयारी की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्ते।